डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वो लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मुख्तसर सा एक चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि ये इन्वेंट्री का जो वर्ड है ना, ये आगे बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री बेसिकली क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल किस तरह से हम आगे कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा हम स्टार्ट करते हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है। इन्वेंट्री हमने बिल्कुल जब अकाउंटिंग का स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा था कि इन्वेंट्री बेसिकली क्या चीज़ होती है। एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि इन्वेंट्री इज द गुड्स अ बिजनेस हैज़ अवेलेबल फॉर रीसेल। वो तमाम आइटम्स जो कि आपके कारोबार में मौजूद है बेचने के लिए, उन तमाम सामान को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, यानी लैपटॉप्स का और कंप्यूटर का कारोबार है, तो जो भी सामान मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है या इससे रिलेटेड कोई भी सामान, हार्ड डिस्क, मॉनिटर वगैरह जो कुछ भी बेचने के लिए मेरी दुकान में मौजूद है, वो सब मेरे लिए क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री कहलाएगी। इसी तरीके से अगर मेरा फर्नीचर का कारोबार है तो जितना भी फर्नीचर मेरे पास अवेलेबल है फॉर रीसेल पर्पस, वो तमाम फर्नीचर मेरे लिए क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री कहलाएगी। हाँ, अगर मेरे फर्नीचर के बिजनेस में ही मैं खुद किसी फर्नीचर के ऊपर बैठ के काम कर रहा हूँ तो वो फर्नीचर रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री नहीं है। इसी तरीके से अगर मेरा लैपटॉप का कारोबार है और मेरे पास 15 लैपटॉप्स मौजूद है बेचने के लिए और एक लैपटॉप मौजूद है मेरे अपने काम के लिए, जो कि जिसमें मैं अपनी दुकान का हिसाब किताब करता हूँ, तो 15 लैपटॉप्स तो मेरी इन्वेंट्री है। लेकिन वो जो एक लैपटॉप मेरे पास मौजूद है जो मैं जिसमें मैं अपने कारोबार का हिसाब किताब करता हूँ, वो मेरी इन्वेंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर रीसेल पर्पज नहीं है। तो इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है? वो तमाम सामान जो कि आपके कारोबार में मौजूद है फॉर रीसेल पर्पज, जो आपने इस नियत से खरीदा है कि इसे मैं आगे जाकर बेचूंगा, बस दैट्स इट। तो इन्वेंट्री का मतलब आपको समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री हमारे लिए क्या है? इन्वेंट्री हमारे लिए करंट एसेट है, ये हम बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। तो इन्वेंट्री से मुराद आपको समझ में आ जाती है कि हमारे पास कुछ सामान मौजूद है बेचने के लिए, हमें उसकी वैल्यूएशन करनी, वैल्यू मालूम करनी, कीमत मालूम करनी। कीमत क्यों मालूम करनी और कैसे मालूम करनी, क्या ज़रूरत है इसकी? भाई देखिए, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का जो पूरा दारोमदार है वो वैल्यूएशन पर ही टिका हुआ, वैल्यू पर, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि सर मेरे पास आ, दो मोबाइल फोन्स है, आपके पास, मैंने बोला मुबारक हो भाई, मेरे पास भी दो मोबाइल फोन्स हैं, हम दोनों बराबर हो गए। आपने बोला सर अच्छा, अभी चेक कर लेते हैं कि आप और मैं बराबर हैं या नहीं है। आपके पास भी दो मोबाइल फोन्स, मेरे पास भी दो मोबाइल फोन्स, आप भी दो यूज करते हैं, मैं भी दो यूज करता हूँ। आपने कहा कि सर मेरा एक मोबाइल फोन जो है वो 1 लाख रुपए का है और दूसरा मोबाइल फोन जो है वो 2 लाख रुपए का है। कितने होगा ये? 3 लाख। अब मैं खामोश हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल फोन है, एक 20,000 का है और दूसरा 30,000 का है, तो मेरे पास जो मोबाइल फोन है वो हो गए 50,000 के, 50,000। आपके पास दो मोबाइल फोन जिसकी टोटल वैल्यूएशन यानी टोटल कीमत बनती है 3 लाख रुपए, और मेरे पास भी दो ही मोबाइल फोन्स हैं लेकिन मेरे मोबाइल फोन्स की टोटल कीमत बनती है 50,000 रुपए। तो अगर क्वांटिटी देखी जाए तो क्वांटिटी में तो हम दोनों बराबर हुए, आपके पास भी दो यूनिट्स हैं, मेरे पास भी दो यूनिट्स हैं। लेकिन अगर वैल्यूएशन देखी जाए तो आपके मोबाइल फोन्स की जो वैल्यूएशन है वो है 3 लाख और मेरे मोबाइल फोन की जो वैल्यूएशन है वो है 50,000। तो वैल्यूएशन के हिसाब से आपकी और मेरी जो सोच है या जो डिसीजंस मेकिंग है उस पर जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। तो अकाउंटिंग भी यही कहती है कि आप यूनिट्स को मत देखिए कि अगर आपके पास जो सामान है उसके यूनिट्स मत देखिए, आप उसकी वैल्यू देखिए कि उसकी वैल्यू क्या है। आप बोले सर मेरे पास भी एक घर है, मैं बोलूँ मेरे पास भी एक घर है, लेकिन आपका घर जो है वो 10 करोड़ रुपए का, मेरा घर जो है वो 20 लाख रुपए का, मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो अकाउंटिंग का ताल्लुक भी वैल्यूएशन से है। तो हमें भी यहाँ पर ये मालूम करना है कि अगर मेरे पास कुछ गुड्स मौजूद है, कुछ मेरे पास अगर इन्वेंट्री मौजूद है, तो बेसिकली वो इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू नहीं पता तो मैं अकाउंटिंग में अपने फैसले नहीं कर पाऊंगा कि मेरे पास दुकान में माल कितना पड़ा हुआ, भाई मैं कितने का मालिक हूँ। तो मुझे ये जानना है कि मेरे पास जो भी माल है उसकी वैल्यू क्या है। इसको जानने में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? एक छोटी सी प्रॉब्लम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के लिए हमें एक कानून बताया जाता है। वो कानून कुछ ऐसा है, इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसमें दो लफ्ज हैं, इनको याद रख लीजिए, अभी हम इन्हें आगे डिस्कस करेंगे। एक है कॉस्ट और एक है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्री को या तो कॉस्ट पे आप वैल्यू करेंगे यानी उसकी कॉस्ट चेक करेंगे, और फिर उसकी NRV चेक करेंगे क्या होती है, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इन दोनों में से जो भी लो होगी आप अपनी इन्वेंट्री को उसी वैल्यू पर काउंट कर लेंगे।
बात समझ में नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आई, छोड़ दीजिए, दफा कीजिए इस बात को, इस पूरी लाइन को छोड़ दीजिए, बाद में हम डिस्कस करेंगे। बस इसको याद रख लीजिए, कहीं नोट कीजिए, वीडियो स्टॉप कीजिए, कहीं पर नोट कीजिए, इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, दैट्स इट। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम इसको आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, अब इसके लिए ये क्यों है कानून, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इररिकवरेबल डेट्स का चैप्टर पढ़ा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वहां पर हमने एक लफ्ज पढ़ा था प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, वो प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आप कभी भी अपने एसेट्स को या अपने प्रॉफिट्स को ओवर स्टेट यानी ज्यादा वैल्यू पर रिकॉर्ड ना करें। यानी अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है 10,000 रुपए का, तो आप कम से कम उसकी वैल्यू पर उसे सोचने की कोशिश कीजिए, लिखने की भी कोशिश कीजिए कि 10,000 का नहीं है, कम से कम 7-8 हजार का, तो कम से कम 7-8 हजार का तो होगा ही होगा। आप ये सोचेंगे अगर नहीं यार 10,000 का, कम से कम मार्केट में 12,000 का तो बेच ही दूंगा मैं, तो 12,000 सोचेंगे तो आप अपने आप को धोखा दे देंगे। ठीक है, तो खुशफहमी का शिकार मत हो जाइए, कम से कम वैल्यू पर काउंट करने की कोशिश कीजिए, अपने एसेट्स को भी और अपने प्रॉफिट्स को भी। अगर हम अपने एसेट्स या अपने प्रॉफिट्स को अगर हम ज्यादा, हद से ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर अगर रिकॉर्ड कर देते हैं, लिख देते हैं, तो हम खुद ही गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं कि यार मेरे पास तो बहुत सारी चीजें मौजूद है, पता चला वक्त पर जब उनकी जरूरत पड़ी तो मार्केट में उनकी वैल्यू कम हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि कभी भी अपने एसेट्स को या अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा कीमत पर रिकॉर्ड ना करें। और इन्वेंट्री क्योंकि मेरा एसेट है, तो इसीलिए मेरी कोशिश भी यही होगी कि मेरे पास जो भी सामान है मैं उसे कम से कम कीमत पर रिकॉर्ड करूं। एक आम इंसान भी यही सोचता है कि मेरे पास अगर 2 बाइक्स हैं, तो कम से कम अगर मैं खुदा ना खास्ता कभी बुरे हालात हो और मैंने अगर बेचने जाऊं, तो कम से कम कितने पर बिकेंगी। यानी आप उसकी जब वैल्यूएशन करते हैं ना, तो आप उसकी वैल्यूएशन ज्यादा से ज्यादा पर नहीं करते, बुरे हालात में आप यही सोचते हैं कम से कम कितने पर ये चीज बिकेगी, यानी लोअर। तो हम भी यहां पर ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो कम से कम कितने रुपए की है। ज्यादा से ज्यादा पे रिकॉर्ड कर भी दें अगर, तो हम खुद अपने आप को धोखा देने लग जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर हमें बताता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि इन्वेंट्री को आप कभी भी ज्यादा कीमत पर रिकॉर्ड ना कीजिए। ठीक है, अब जो 2 लफ्ज मैंने आपको बताया, कॉस्ट और एनआरवी, अब जरा इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या चीज होती है, इसके बारे में पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज द एक्चुअल परचेज प्राइस प्लस एनी एडिशनल कॉस्ट सच एज कैरेज इनवर्ड्स वगैरह वगैरह, वो बाद में हम बात करेंगे, इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट पोजीशन एंड कंडीशन। इन्वेंट्री की परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस से क्या मुराद है? कॉस्ट प्राइस से मुराद ये है कि जिस कीमत पर आपने माल खरीदा, ठीक है, प्लस उससे रिलेटेड कोई भी जरूरी खर्चा आपने किया, उसे सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए, यानी अपनी दुकान तक लाने के लिए, बेचने वाली हालत तक लाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया, उस तमाम खर्चे को अगर इन्वेंट्री कीमत में ऐड कर दिया, यानी परचेज प्राइस में ऐड कर दिया जाए, तो वो कहलाती है उस इन्वेंट्री की कॉस्ट। नहीं समझ आई बात? ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने बाजार से माल खरीदा, लैपटॉप्स खरीदे, ठीक है, और कंटेनर से मैं लैपटॉप अपने मंगवा रहा हूं बाहर से। बाहर से मेरा जो लैपटॉप आ रहा है उसकी कीमत है मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीस का जो है वो मैंने बाहर से लैपटॉप्स का कंटेनर एक मंगवाया। अब जब बाहर से सामान आएगा तो जाहिर सी बात है वहां से किराया भी लगेगा, फिर गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह वगैरह, फला पैकिंग चार्जेस, ये वो, तो वो सब मिलाकर 50,000 रुपए, 50 लाख रुपए का तो मेरा सामान था, और एडिशनल जो खर्चा मैंने दिया वो 10 लाख रुपए का मैंने एडिशनल खर्चा दे दिया। अब जब वो इन्वेंट्री मेरे पास आएगी, यानी जो माल मेरे पास आया, जाहिर सी बात है वो मैंने बेचने के लिए लिया, तो वो लैपटॉप मेरे लिए क्या है? इन्वेंट्री है। अब जो वो माल मेरे पास आएगा, तो मैं क्या कहूं किसी को कि भाई ये माल मुझे कितने का पड़ा? 50 लाख का पड़ा है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो आपको 60 लाख का पड़ गया, 50 लाख रुपीज का, तो इसका ये तो माल की असल की कीमत है इसकी, और 10 लाख रुपए आपने इसकी जरूरी खर्चे दिए। यानी अगर आप किसी को भी ये माल देंगे तो जाहिर सी बात है 50 लाख के हिसाब से तो नहीं देंगे, आप इसे 60 लाख के हिसाब से देंगे। तो इस माल की जो कीमत आपको पड़ती है ना सर, वो पड़ती है 60 लाख रुपए। तो कॉस्ट का मतलब ये कि भाई मुझे कितने का पड़ा, ठीक है, ठीक है, कितनी कीमत है वो नहीं, मुझे कितने का ये माल पड़ा है, तो उसे मैं कहता हूं कॉस्ट। तो ये माल मुझे, यानी इन्वेंट्री जो मुझे पड़ी है, जो लैपटॉप मैंने मंगवाया, वो मुझे 60 लाख रुपए का पड़ा। ठीक है, ये बात समझ में आती है? तो कॉस्ट का मतलब क्या है? माल की असल कीमत, यानी जितने पे आपने उसे खरीदा, प्लस उससे रिलेटेड कोई भी जरूरी खर्चा जो उसे वर्किंग कंडीशन तक, यानी सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है, वो तमाम खर्चा आप अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो वो कहलाती है उस इन्वेंट्री की कॉस्ट। अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, NRV, ये क्या चीज है?
ठीक है, इसको समझ लीजिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूं और फिर समझाता हूं। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेंट्री लेस एनी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेलिंग द गुड्स। ये एनआरवी क्या चीज है? मिसाल के तौर पर मैंने लैपटॉप मंगवाया, ठीक है, और एक लैपटॉप फॉर एग्जांपल मैंने मंगवाया और वो एक लैपटॉप की जो कीमत थी वो 1 लाख रुपए थी, ठीक। अब वो लैपटॉप मेरे पास आया और इत्तेफाक से वो लैपटॉप जो है वो डैमेज हो गया। अब जब मैं बेचने की बारी आती है तो जाहिर सी बात है डैमेज पीस तो मैं नहीं बेचूंगा, कोई खरीदेगा नहीं डैमेज पीस। वो 1 लाख रुपए का लैपटॉप मुझे पड़ा था, अगर मैं बेचता तो 1,20,000 में बिक जाता, लेकिन अब वो डैमेज हो गया तो अब वो 1,20,000 का नहीं बिक रहा, अब वो कम कीमत में बिक रहा है, ठीक है। अब वो मिसाल के तौर पर अब वो बिक रहा है, मिसाल के तौर पर अज्यूम करता हूँ 90,000 रुपए का वो लैपटॉप बिक रहा है, या 1,10,000 रुपए का, मिसाल के तौर पर 1,10,000 का वो लैपटॉप बिक रहा है। खरीदा कितने का था मैंने? 1 लाख रुपए का। वैसे अगर सेल करता तो कितने बिकता? 1,20,000 में बिकता, ठीक है। नॉर्मली अगर उसे सेल करता, जिस हालत में आया था उसी हालत में अगर सेल करता तो 1,20,000 में वो लैपटॉप बिक जाता। मैंने लिया 1 लाख का, सेल होता 1,20,000 रुपए का। लेकिन आते आते ना कहीं वो कोई डैमेज हो गया, कोई पार्ट डैमेज हो गया, और अब वो जो है वो बेचूं, अगर रिपेयर करके भी अगर मैं उसे बेचूं तब भी वो, क्योंकि वो खुल जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो वो अब वो 1,20,000 का नहीं बिक रहा, अब वो बिक रहा है 1,10,000 रुपए का। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब वो बिक रहा है 1,10,000 रुपए का, लेकिन उस 1,10,000 का बेचने के लिए मुझे उसको पहले रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे पहले उसे रिपेयर करना पड़ेगा, और रिपेयर करने के लिए मुझे उस पर 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए मुझे उस पर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 8,000 रुपए मुझे उस पर लगाने भी पड़ेंगे। बिकेगा कितने का? वो 1,10,000 का। ये मेरा अंदाजा है, एस्टिमेटेड है, ठीक है। एस्टिमेटेड रिसिट, अंदाजा है कि मुझे इससे मिलेंगे 1,10,000 रुपए, और उसको बेचने के लिए जो मुझे उस पर एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा तो वो कितने करना पड़ेगा? 8,000, ठीक है। तो 8,000 रुपए, मैं सोचिए, लॉजिकली सोचिए कि मैं 1,10,000 रुपए का कस्टमर को बेचूंगा और 8,000 रुपए मैं इस पर अपनी जेब से लगाऊंगा, है ना। तो मुझे एक्चुअली कितने पैसे मिलेंगे? क्या मेरे पास हाथ में 1,10,000 रुपए आएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, 1,10,000 तो आप कस्टमर से अगर ले भी लें तो 8,000 रुपए तो आपको इसको रिपेयर करने के देने पड़ेंगे, किसी ना किसी को देंगे, वो भी इसी में से निकाल कर दे दीजिए। तो आपके पास बचे कितने सर? 1,02,000। यानी इस लैपटॉप से मुझे कम से कम कितने पैसे मिलेंगे? 1,02,000 रुपए मिलेंगे। अगर मैं इसे रिपेयर कर कर भी बेचता हूं तो मुझे इससे 1,02,000 रुपए तो कम से कम मिल ही जाएंगे। तो ये जो 1,02,000 रुपए कीमत हमने मालूम की है ना, ये कहलाती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइज को समझ लीजिए हासिल होने वाली, यानी फाइनली जो मुझे इससे वैल्यू हासिल होगी, क्या वैल्यू हासिल होगी इस लैपटॉप से, मेरे हाथ में क्या आएगा, ये समझ लीजिए बस। रियलाइज कहते हैं हासिल होने को। इस लैपटॉप से मेरे हाथ में क्या आएगा? सारा इस लैपटॉप से आपके हाथ में 1,02,000 रुपए बचेंगे, हाथ में आएंगे, ठीक है भाई। तो ये 1,02,000 रुपए क्या कहलाएगी? मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट का मतलब क्या है? जिस कीमत पर आपने खरीदा और खरीदने से रिलेटेड जो भी जरूरी खर्चा क्या वो उसमें ऐड अगर कर दें तो वो बन जाती है कॉस्ट। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि बेचने से आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और ये कैसे आती है कि जो भी उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होती है उसमें से जो भी जरूरी खर्चे, उसे सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए जो भी जरूरी खर्चे आपको करने पड़े, चाहे रिपेयर करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी को कमीशन देना पड़े कि भाई ये मार मेरा नहीं बिक रहा है, इसे बिकवा दो, कमीशन देना पड़े, तो वो खर्चा उसमें से लेस कर दूं अगर, तो जो पैसा बचेगा वो कहलाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक सवाल की नजर से देखेंगे ना तो शायद आपको मेरी बात और समझ में आती है। ये मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, अब इसमें मैं आपको कॉस्ट और एनआरवी दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने कोई माल परचेज किया है जिसकी कॉस्ट है 2,000, यानी जिससे माल खरीदा है वो 2,000 का खरीदा है, फिर किराया दिया $400 का, इंपोर्ट ड्यूटी दी $100 की, और जब इसको बेचूंगा तो $3,000 में बेचूंगा। लेकिन ये माल जब मेरे पास पहुंचा तो डैमेज हो गया, और डैमेज होने के बाद जब मैं इसे सेल करूंगा तो ये सेल होगा $2,000 का, और रिपेयर करना पड़ेगा मुझे इस पर, यानी कि डैमेज हो गया तो रिपेयर करके बेचूंगा, तो रिपेयर करने के लिए मुझे $200 जो है इस पर एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। अब मुझे यहाँ पर इसकी दो चीजें मालूम करनी है, नंबर 1 इसकी कॉस्ट मालूम करनी है और नंबर 2 इसकी एनआरवी मालूम करनी है, ठीक है। पहले मालूम करते हैं मैं इसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, यानी ये माल मुझे खरीदने के बाद कितना पड़ा। अगर ये डैमेज नहीं है तो ये माल मुझे खरीदने के बाद कितने रुपए का पड़ा, मैं वो जानना चाहता हूँ। तो देखिए तरीकार क्या है, हमने क्या पढ़ा कि कॉस्ट कैसे आती है कि जितने में आपने खरीदा कितने में $2,000, यानी परचेज $2,000, प्लस
उससे रिलेटेड जो भी जरूरी खर्चा है, खरीदने से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड नहीं, खरीदने से रिलेटेड जो भी जरूरी खर्चा है वो सब उसमें ऐड कर दीजिए, बशर्ते कि वो उसके लिए जरूरी होना चाहिए। किराया दिया भाई $400, क्या किराया देना जरूरी है इन्वेंट्री खरीदने के लिए? बिल्कुल जरूरी है सर। आप जहां से खरीदेंगे वहीं खड़े होकर बेचना शुरू थोड़ी कर देंगे, अपनी दुकान तक लाने के लिए किराया भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो किराया देंगे। किराया कितना दिया? $400। तो ये किराया आप इस इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। किराया आपने इसमें ऐड कर दिया। अब ये बाहर से माल मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ भी नहीं मिलता भाई मेरा मटेरियल, मैं बाहर से इंपोर्ट करता हूँ, तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी। $100 के मैंने जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी पे की, ये भी देना जरूरी है। तो जब ये माल मेरे पास आएगा तो $2000 का मैंने खरीदा, $400 किराया दिया और $100 की इंपोर्ट ड्यूटी दी, यानी ये माल मुझे पड़ जाएगा $2500 का। यानी इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ती है वो पड़ती है $2500, यानी ये माल मुझे पड़ा है $2500 का। अब ये माल हो गया डैमेज। ठीक है, अब डैमेज होने के बाद ये जब ये माल बिकेगा तो कितने में बिकेगा? वैसे अगर बेचता तो $3000 में बेचता, लेकिन अब ये माल डैमेज हो गया तो अब ये $3000 का नहीं बिक रहा, लेकिन जाहिर सी बात है मैं अपने पास तो रखूंगा नहीं, बेचूंगा किसी न किसी हाल में। तो $2000 में कम से कम ये माल जो है बिक जाएगा। अब मुझे मालूम करनी है इसकी एनआरवी। ठीक है, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। अब इसकी एनआरवी समझ लीजिए। एनआरवी का क्या तरीका समझा था हमने कि जो भी इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? $2000, डैमेज्ड एंड कैन बी सोल्ड फॉर $2000। ठीक है, जो डैमेज माल है वो $2000 में बिक सकता है, यानी कि जो इसकी सेलिंग प्राइस है आफ्टर डैमेज वो कितनी बनती है? $2000। लेकिन $2000 का बेचने के लिए भी मुझे इस पे पहले रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि माल डैमेज हो गया। कोई डेवल माल तो खरीदेगा नहीं, तो डैमेज माल को रिपेयर करने के लिए पहले मुझे इस पे $200 जो है वो रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर कॉस्ट आएगी इस पे कितनी? $200 की। तो जो रिपेयर का खर्चा आएगा, अब सोचिए अगर ये माल मैं $2000 का बेचता भी हूं तो क्या मेरे हाथ में $2000 आएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, आपके हाथ में $2000 नहीं आएंगे। इसमें आपको $200 अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, $200 आपके पास से चले जाएंगे, तो आपके हाथ में एक्चुअली आएंगे $1800, यानी ये $200 इसमें से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। जो रिपेयर का खर्चा है, ठीक है, वो इसमें से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो ये माल मुझे पड़ता है, यानी इससे जो मुझे हासिल होगा वो कितने पैसे हासिल होंगे? $1800 मुझे हासिल हो जाएंगे। ठीक है, इस $1800 को हम क्या नाम देंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि एनआरवी। अब सोचिए, दो बातें समझ लीजिए। ये माल मुझे एक्चुअली कितने का पड़ा? ये माल एक्चुअली मुझे पड़ा है $2500 का। ठीक है, अगर मैं अपनी पैसों की बात करूं, जेब से लगे जो इस पे पैसे लगे हैं वो कितने पैसे लगे? $2500 का ये माल मुझे खुद पड़ा है। असल में ये माल $2500 का है, लेकिन अब जब मैं इसे बेचने जा रहा हूं, ठीक है, तो क्या मुझे इस माल से $2500 मिलेंगे? नहीं। क्या $3000 मिलेंगे? नहीं सर, आपको इससे सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे मिल सकते हैं? $1800 मिल सकते हैं, यानी जो इसकी एनआरवी है वो है $1800। अब सोचिए, आप अपने लॉजिकली सोचिए, दिमाग पे रख के, एक माल हकीकत में आपको पड़ा $2500 का, लेकिन आपको पता है कि अब जब बेचने जा रहा हूं तो $2500 तो मिलेंगे नहीं इसके। अब मुझे इसके कितने पैसे मिलेंगे? सिर्फ $1800 मिल सकते हैं। इससे मुझे हाथ में $1800 ही आएंगे। तो आप क्या सोचेंगे, अपने दिमाग में क्या रख के बैठेंगे कि मेरा जो माल है वो $2500 का है या $1800 का है? $2500 बोल सकते हैं, बिल्कुल सर हकीकत में $2500 का है, लेकिन क्या अपने दिमाग में यही माइंड बनाकर बैठेंगे कि भाई $2500 मिलेंगे? नहीं भाई, क्योंकि हकीकत में वो माल आपको $2500 दे नहीं सकता। वो कितने दे सकता है? आपको सिर्फ $1800 दे सकता है। तो इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट इसकी हायर है किससे? एनआरवी से। कॉस्ट इसकी ज्यादा है किससे? एनआरवी से। और जो इसकी एनआरवी है वो लोअर है कॉस्ट से, यानी जो इसकी एनआरवी कितनी है? 1800, वो लोअर है किससे? कॉस्ट से। अब वो जो शुरू में आपको एक लाइन मैंने कहा था कि रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा, उस लाइन को ओपन कीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ था कि इन्वेंट्री इज ऑलवेज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। जो भी लो होगी, अगर आपकी कॉस्ट लो है तो कॉस्ट पे काउंट कीजिए, अगर आपकी एनआरवी लो है तो एनआरवी पे काउंट कीजिए। तो अभी हमारी कौन सी वैल्यू लो है? अभी हमारी एनआरवी लो है। ठीक है, ये कम है। जो भी कम कीमत होगी उस पर काउंट कर लीजिए। अगर ज्यादा पे काउंट कर लिया तो अपने आप को धोखा देने वाली बात हो जाएगी। यानी आप अपनी इन्वेंट्री को आप किस पे काउंट करेंगे? $1800 पे काउंट करेंगे। यानी अगर आप दुकान पे बैठे हुए ना तो आप ये बोलेंगे यार मेरे पास $2500 का माल नहीं रखा हुआ, मेरे पास $1800 का माल रखा हुआ है, ताकि इसी हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। यही माइंड में लेके बैठे रहेंगे, $1800 ही मिलेंगे, इसी में मुझे अपनी दुकान चलानी है। अगर 2500 माइंड में लेके बैठे रहेंगे तो 2500 के हिसाब से ही प्लानिंग करेंगे, जो कि मिलने वाले तो है नहीं। ठीक है जी, चलिए इसी एग्जाम्पल को जरा दोबारा से थोड़ा सा चेंज करके हम देखते हैं। एग्जाम्पल ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ मैंने अब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है,
एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस डैमेज होने के बाद वो $2,900 कर दिया, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो कॉस्ट बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी, कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, वही कॉस्ट रही आपकी $2,500, ठीक है, कॉस्ट सेम रही। अब जब एनआरवी पे आता हूं मैं इसकी, तो जो इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है पहले $2,000 थी, अब मेरा अंदाजा है कि मैं रिपेयर करने के बाद भी इसे $2,900 में तो कम से कम बेच ही दूंगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आफ्टर डैमेज कितनी है? $2,900। लेकिन $2,900 में बेचने के लिए मुझे पहले इसे रिपेयर करना पड़ेगा, और रिपेयर करने के लिए मैं इस पे $200 खर्च करूंगा। जो रिपेयर का खर्चा होगा वो आप इसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि ये पैसा आपको लगाना है, इस पर जेब से जाएगा। सही, 2900 अगर आएंगे तो 200 जाएंगे भी, ये माइनस कर दें अगर, तो अब इसकी एनआरवी कितनी बनती है? 2700। तो एनआरवी आ गई इसकी 2700। अब आप क्या सोचेंगे कि भाई मेरे पास कितने का माल है? ये ज़हन में रखिए, जो सेलिंग प्राइस है ना, ये एस्टिमेटेड है, ये कंफर्म नहीं है कि $2,900 ही मिलने हैं। तो अब अगर आप ये बोलेंगे $2,700 तो मिलेंगे सर, क्या आप श्योर हैं? क्योंकि आपका माल तो डैमेज है, रिपेयर करवाया आपने, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। तो $2,700 पे अब आप श्योर नहीं है, बिक जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी असल कीमत आपको पता है कितनी है? $2,500। तो अब क्या सिस्टम था हमारा? सिस्टम ये था कि जो भी लो हो, कॉस्ट कितनी है अब इसकी जो कॉस्ट है वो लो है, किससे? एनआरवी से, कॉस्ट कम है, और इसकी जो एनआरवी है वो क्या है? वो ज्यादा हो गई है कॉस्ट से। तो सिस्टम क्या था हमारा? सिस्टम ये था कि जो भी वैल्यू लो होगी आप उस पर अपनी इन्वेंट्री को काउंट कर लीजिए। तो अब मेरी कॉस्ट जो है वो कम है, $2,500। ज्यादा $2,700 पे भी लिख सकता हूं, लेकिन फिर ऐसा ना, खुदा ना खासा $2,700 में माल ना बिके, तो आप कम से कम वैल्यू पर अपने माल को काउंट करेंगे। तो कम से कम वैल्यू इसमें क्या बनती है? 2500। यानी ये कानून नहीं है कि कॉस्ट पे ही माल को रिकॉर्ड करना है, ये कानून भी नहीं है कि एनआरवी पे माल को रिकॉर्ड करना है, बल्कि दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो भी वैल्यू लो होगी उस वैल्यू पर अपने माल को काउंट कर लीजिए, दैट्स इट। कॉस्ट कैसे आती है? परचेज प्लस उससे रिलेटेड जो भी जरूरी खर्चा। एनआरवी कैसे आती है? सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ठीक है, माइनस जो भी उससे रिलेटेड खर्चा, वो उसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो भी वैल्यू लो होगी उस वैल्यू पर आप अपनी इन्वेंट्री को काउंट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास आज का छोटा सा एक टॉपिक। अब इससे रिलेटेड कुछ सवालात होंगे, इंशाल्लाह फिर वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको मैंने कॉस्ट और एनआरवी कॉन्सेप्ट को समझाने में पूरी कोशिश की है। अब आपको कितना समझ आया ये तो आप ही बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। फिलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।